हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज की इस रिवीजन क्लास में हम लोग देखेंगे ग्राम विकास शोध प्रणालियों से संबंधित जितने भी मेन पॉइंट हैं उसको हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो इसमें हम ग्रामीण विकास शोध प्रणालियाँ, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे प्रमुख कृषि क्रांतियाँ। ठीक है, कृषि क्रांतियों में क्या क्या चीज़ें किया गया, क्या क्या शोध किया गया, क्या क्या रिसर्च किया गया, किस तरीके से इसमें जो है क्रांति हुई, रिवोल्यूशन आया, उसको सारे को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्रांति है हरित क्रांति। हरित क्रांति की बात करेंगे तो हरित क्रांति के जनक विश्व में अगर देखा जाएगा तो वो कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, और भारत में अगर देखा जाएगा तो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है भारत में हरित क्रांति के जनक। ठीक है, इन्होंने जो 1966-67 में नॉर्मन बोरलॉग की सहायता से जो है भारत में क्रांति किया था, हरित क्रांति में। ठीक है, और ये जो है हरित क्रांति जो है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी और राजस्थान के कुछ क्षेत्र में ही ये सीमित रहा। ठीक है, यानी कि हरित क्रांति जब हुआ तो पूरे भारत में नहीं लागू हुआ, वो सिर्फ कुछ राज्यों में ही सीमित हुआ रहा। ठीक है, हरित क्रांतियों के सकारात्मक कुछ प्रभाव हुए, उसमें हुआ फसल उत्पादन में वृद्धि हुई, खाद्यान्न आयात में कमी आई, किसानों को लाभ मिला। लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव भी पड़े। कौन कौन से हैं? तो आय असमानता में वृद्धि हो गई। ठीक है, और केवल कुछ फसलों पर लागू हुआ, जैसे कि गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा तक ही ये जो है हरित क्रांति सीमित रही। इसके बाद रासायनों के उपयोग से जो है मृदा की उर्वरा शक्ति में ह्रास हुआ और जल, वायु, मृदा प्रदूषण में अत्यधिक वृद्धि हुई। तो ये कुछ नकारात्मक भी प्रभाव पड़े हरित क्रांति के। इसके बाद इसी में द्वितीय हरित क्रांति लाया गया। वो कब आया? 1990 के दशक में। ठीक है, इसे जो है सदाबहार क्रांति भी कहा गया। इसमें लगभग और जितनी भी बच गई थी उन सभी फसलों को इसमें शामिल किया गया। इसकी समस्याएं क्या थीं हरित क्रांति की? तो सीमित प्रभाव इसका था, पूंजीवाद को बढ़ावा मिला इसमें, और आवश्यक सुविधाओं का अभाव था। इसमें क्षेत्रीय असंतुलन था, क्योंकि सभी राज्यों में जो है इसमें लागू नहीं किया गया। ठीक है, तो ये थी हरित क्रांति के बारे में, जिसके हम लोगों ने डिस्कस किया। आप देखते हैं दूसरा नीली क्रांति। नीली क्रांति यानी कि ब्लू रिवोल्यूशन, और ये जो है 1985 से 90 के मध्य स्टार्ट किया गया। इसमें जो है मछली पालन और समुद्री उत्पादों में वृद्धि की गई इसके तहत। यानी कि अगर देखा जाए तो खास तौर से नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन और समुद्री उत्पादों में वृद्धि से संबंधित है। और अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी इसके जनक कहे जाते हैं। ठीक है, कौन कौन है? अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी। और इसी के तहत जो है एक्वा कल्चर का विकास हुआ। ठीक है, एक्वा कल्चर में मछली पालन, प्रजनन, विपणन, निर्यात में सुधार आदि सारी चीज़ें एक्वा कल्चर के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और नीले उत्पादन में जो है नीली क्रांति में जो है झींगा मछली का उत्पादन जैसे सर्वाधिक वृद्धि हुआ। ठीक है, भारत के झींगा मछली की राजधानी की बात करेंगे तो नेल्लोर जिला को कहा जाता है, जो कि ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और मछली उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान रखता है भारत, पहले स्थान पर चीन है। नेक्स्ट है पीली क्रांति। पीली क्रांति की बात करेंगे, येलो रिवोल्यूशन। तो ये जो है 1986-87 में इसको लाया गया। इसके जनक थे सैम पित्रोदा। कौन थे? सैम पित्रोदा को जनक कहा जाता है पीली क्रांति का। और इसमें जो है 9 तिलहनी फसलों को इसमें लक्षित किया गया। पहला इसमें जौ है, फिर मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, कुसुम, तिल, सूरजमुखी और नाइजर, अलसी, अरंडी, इन सारे जो है जो तिलहन फसल थे इनको जो है लक्षित किया गया। और ये कितने थे? 9 थे। और अगर हम बात करेंगे कि तिलहन में जो है सबसे ज़्यादा प्रथम स्थान पर कौन है राज्य, तो वो है राजस्थान। ठीक है, तिलहन की खेती में। इसके बाद अगर देखते हैं नेक्स्ट क्रांति तो होता है सुनहरी क्रांति। ये जो है 1991 से 2003 में शुरुआत हुआ है। इसके जनक थे निरपक टूटेज। कौन थे? निरपक टूटेज। ठीक है, गोल्डन रिवोल्यूशन जिसको कहते हैं सुनहरी क्रांति। और इसमें जो है बागवानी, शहद और फलों के उत्पादन में वृद्धि देखी गई। ठीक है, इस क्रांति के तहत इस समय काम किया गया बागवानी, शहद, फलों के उत्पादन में। इसे स्वर्ण क्रांति भी कहा जाता है। अगला है गोल क्रांति यानी कि राउंड रिवोल्यूशन, और ये 1970 के दशक में शुरुआत हुआ। 16वीं सदी में जो है पुर्तगाल से आलू को जो है भारत लाया गया था। ठीक है, यानी कि आलू का मूलभूत स्थान क्या है? तो पुर्तगाल है। पुर्तगालियों द्वारा 16वीं शताब्दी में भारत में इसको लाया गया। और गोल क्रांति जो है आलू के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? शिमला में। ठीक है, और आलू की किस्मों की बात करेंगे तो कुफरी, चंद्रमुखी, कुफरी लालिमा, कुफरी चिप्सोना, कुफरी स्वर्ण आदि जो है ये आलू की कुछ किस्में हैं जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के द्वारा जो है इसका क्या किया गया? रिसर्च करके इसको उन्नत बीज टाइप को इसको बनाया गया। ठीक है,
इसके बाद आता है रजत क्रांति यानी कि सिल्वर रिवॉल्यूशन जिसको कहते हैं। इसके जनक की बात करेंगे तो इंदिरा गांधी जी हैं, और ये इसमें जो है ये अंडा उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। और इसमें जो है 5 मुर्गी फार्म की इसके तहत स्थापना किया गया, बंगलोर, मुंबई, भुवनेश्वर, दिल्ली और शिमला में, ठीक है। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति की बात करेंगे तो इसमें जो है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, और इसके जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक हैं, और इसके तहत एक ऑपरेशन फ्लड नामक कार्यक्रम चलाया गया, जो कि कब शुरुआत किया गया था? 1970 में शुरुआत किया गया था, और इसी के तहत जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा जो है इसको चलाया गया, और इसके 3 चरण चलाए गए, ठीक। कितने चरण चलाए गए? 3 चरण चलाए गए। इसमें अगर हम बात करेंगे तो प्रथम चरण जो था 1970-80 के दशक में चला गया। द्वितीय चरण इसका फिर से चालू हुआ 1981 से 1985 तक। इसके बाद तृतीय चरण इसमें आया 1985 से 1996 तक। तो इस तरीके से इसके 3 चरण भी चलाए गए, और पूर्वोत्तर राज्य की तुलना में जो है पश्चिमी राज्यों में अधिक इसका लाभ हुआ, ठीक है। इसके बाद आता है इंद्रधनुषी क्रांति, यानी कि इंद्रधनुषी क्रांति की बात करेंगे तो ये जो है जुलाई 2000 में एक नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई, और उसी में वर्णन किया गया इंद्रधनुषी क्रांति के रूप में इसको, ठीक है। ये जो है इसमें इसके तहत 7 क्रांतियों को शामिल किया गया। इसको सदाबहार क्रांति भी कहा जाता है, ये इसको सतरंगी क्रांति भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें 7 क्रांतियाँ शामिल की गई। कौन कौन सी? तो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहली गुलाबी क्रांति, सुभूरी, धूसर, रजत व खाद्यान्न, सभी क्रांतियों का इसमें एकीकरण करके इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। तो ये बातें हो गई। इसके बाद अब देखते हैं कुछ क्रांतियां हैं, उससे संबंधित उत्पादन से संबंधित चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि कृष्ण क्रांति, ये जो है पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। लाल क्रांति की बात करेंगे तो ये टमाटर एवं मांस के उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद आता है गुलाबी क्रांति, इसका संबंध जो है प्याज, झींगा उत्पादन, औषधियाँ एवं फार्मास्यूटिकल कंपनी यानी दवाइयों से संबंधित हो जाएगा गुलाबी क्रांति में, ठीक है। इसके बाद आता है भूरी क्रांति, इसमें जो है चमड़ा उत्पादन और कोको उत्पादन से संबंधित है भूरी क्रांति। रजत रेशा क्रांति जो है कपास उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण रेशा क्रांति जो है ये किससे? जूट उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद आता है सेफ्रॉन क्रांति, सेफ्रॉन क्रांति जो है केसर उत्पादन से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में इसको चलाया गया, ठीक है। इसके बाद आता है बादामी क्रांति, ये मसाला उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कौन सी क्रांति? अमृत क्रांति, जो कि नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंधित, उसको अमृत क्रांति कहा गया। हरित सोना क्रांति को बांस उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। तो ये हो गए क्रांतियाँ। अब इसके बाद हम देखेंगे कृषि संबंधित कुछ प्रमुख संस्थान, इंपॉर्टेंट संस्थान हैं। जैसे पहला है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? तो हिसार हरियाणा में, हरियाणा का हिसार शहर है या जिला है, वहाँ पे जो है भैंस अनुसंधान संस्थान है। इसके बाद केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये मखदूम मथुरा जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। मखदूम एक जगह का नाम है मथुरा में, तो वहाँ पे क्या है? बकरी अनुसंधान संस्थान है, इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, ठीक है। इसके बाद आता है केंद्रीय आम शोध संस्थान, ये कहाँ पर है? तो लखनऊ यूपी में है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पादप संस्थान, ये कहाँ पर है? ये भी लखनऊ में है, ठीक है। केंद्रीय जूट तकनीकी शोध संस्थान, ये कहाँ पर है? तो ये जो है कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पड़ जाएगा। इसके बाद आता है केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान, तो ये राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान, ये कहाँ पर है? कटक ओडिशा में, ठीक है। केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान, ये कहाँ पर है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में। मांस अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर? इज्जत नगर रायबरेली, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका? इज्जत नगर रायबरेली, ठीक है। ये इज्जत नगर जो है रायबरेली में ना होकर ये बरेली में है। कहाँ पर है? बरेली में, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके बाद राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? तो ये करनाल हरियाणा में। राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो कानपुर यूपी में है, ठीक है। गन्ना प्रजनन की बात करेंगे तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में आएगा, लेकिन शर्करा अनुसंधान की बात करेंगे तो कानपुर यूपी में आएगा। वन शोध संस्थान इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर? देहरादून उत्तराखंड में। इसके बाद आता है दलहन अनुसंधान संस्थान भारतीय, तो ये कानपुर उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। भारतीय घास क्षेत्र एवं चारा अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है? ये झांसी उत्तर प्रदेश में है। रबड़ अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? तो कोट्टायम केरल में है, ठीक है। चाय अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो जोरहाट असम में है। और रेशम अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो मैसूर कर्नाटक में पड़ता है। इसके बाद क्रिब्को यानी कि कृषक भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये फरीदाबाद हरियाणा में पड़ेगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है? लखनऊ में, ठीक है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, ये कहाँ पर है? लखनऊ में। इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, ये कहाँ पर पड़ता है? शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र गोंडा, सोनभद्र और औरैया जिला में पड़ता है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये मेरठ जिले में है। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये कहाँ पर है? महोबा में, ठीक है।
लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान विकास संस्थान, ये कहाँ पर है? लखनऊ में पड़ जाएगा आपका। इसके बाद राष्ट्रीय जैन उर्वरक विकास संस्थान, ये कहाँ पर है? गाजियाबाद। तो ये था इम्पोर्टेंट संस्थान। इसके बाद कृषि निर्यात जोन जो उत्तर प्रदेश में 3 बनाए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। पहला है आगरा जोन, इसमें आलू उत्पाद से संबंधित है। दूसरा है लखनऊ जोन, ये आम उत्पाद से संबंधित है। तीसरा है सहारनपुर जोन, ये भी आम उत्पाद से संबंधित है। यानी कि 2 इसमें से आम उत्पाद है, एक है आलू उत्पादन से संबंधित। तो याद रखिएगा चीज़ें, ठीक है। इसके बाद आता है कृषि के संसाधन। अब उसमें से चीज़ें देख लेते हैं कुछ कृषि के संसाधन में। तो पहला इसमें देखते हैं तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में किया गया। राज्य फार्म निगमों की स्थापना 1969 में हुआ। 1999 से 2000 के बीच जो है बीज बैंक की स्थापना किया गया, ठीक है। इसमें जो है आगे चलें तो किसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 2 प्रकार के स्रोतों से जो है ऋण प्राप्त कर सकता है। पहला है गैर संस्थागत ऋण, गैर संस्थागत स्रोत जिसमें साहूकार इस टाइप के लोग आ जाते हैं, और दूसरा है संस्थागत स्रोत जिसमें सरकार, बैंक, सहकारी बैंक आदि आ जाते हैं, ठीक है। और ये जो है 3 प्रकार के ऋण भी इसमें प्राप्त किया जा सकता है। एक है अल्पकालिक ऋण, और इसकी मांग जो है बीज, उर्वरक और पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। मध्यकालिक ऋण की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत भूमि में सुधार करने के लिए, पशु खरीदने के लिए, कृषि उपकरण प्राप्त करने के लिए, और 15 माह से 5 वर्ष की अवधि की तक का ऋण इसमें प्रदान किया जाता है। उसको क्या कहते हैं? मध्यकालिक ऋण। दीर्घकालिक ऋण के अंतर्गत अगर देखें तो भूमि खरीदा जाए, या फिर भूमि की स्थायी सुधार किया जाए, या फिर पुराने ऋणों का भुगतान करना हो, या फिर महंगे कृषि यंत्र खरीदा जाए, तो उसमें जो है 5 वर्ष से अधिक समय तक का ऋण इसमें प्रदान किया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? दीर्घकालिक ऋण, ठीक है। इसके बाद भारत की फसलें अब देख लेते हैं इसमें से। तो सबसे पहली फसल है रबी की फसल। अगर हम बात करते हैं तो इसकी बुआई कब की जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में किया जाता है, और कटाई जो है मार्च अप्रैल में रबी की फसल की कर ली जाती है। अब इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो गेहूँ, जो चना, मटर, सरसों, मसूर और तंबाकू आदि फसलें जो आती हैं ये किस में आती हैं? रबी की फसल होती हैं, ठीक है। गेहूँ, जो चना, मटर, सरसों, मसूर और तंबाकू ये किस में आती हैं? रबी की फसल होती हैं, ठीक है। इसके बाद खरीफ की फसल की बात करेंगे तो इसकी बुआई कराई जाती है जून जुलाई में, ठीक है। और इसकी कटाई कब होती है? सितंबर अक्टूबर में। इसके अंतर्गत जो फसलें आती हैं उसमें है धान, बाजरा, मक्का, उड़द, तिल, गन्ना, कपास, सनई आदि, ठीक है। कौन कौन सी आती हैं? धान, बाजरा, मक्का, उड़द, तिल, गन्ना, कपास, सनई आदि जो होती हैं ये खरीफ की फसल होती हैं। इसके बाद आता है जायद की फसल। जायद की फसल की बात करेंगे तो इसमें बुआई की जाती है मार्च अप्रैल में, और इसकी कटाई होती है जून महीने के अंत तक, ठीक है। ये याद रखिएगा। इसके अंतर्गत मूंग आता है, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, प्याज, लौकी, खीरा आदि, यानी कि सलाद और सब्जी वाली जो चीज़ें होती हैं, जो फसल होती है वो किस में आता है? वो जायद की फसलें होती हैं, ठीक है। मूल रूप से ये याद रखिएगा। अब कुछ प्रमुख प्रजातियों के बारे में बात कर लेते हैं फसल की। अब जैसे कि आम, तो आम की प्रजातियों की बात करेंगे तो आम्रपाली है, सिंधु है, मल्लिका है, रत्ना है, लंगड़ा आम है, नीलम है, मलिहाबादी आम, दशहरी, अरुणिका आम आदि जो है ये सब क्या है? आम की प्रमुख प्रजातियां हैं। केले की प्रमुख प्रजातियों की बात करेंगे तो पूवन एवं चंपा हो जाएगा, ठीक है। रोबस्टा है, सफ़ेद बेलची है, भूसावली आदि जो है केला की प्रजातियाँ हैं। अमरूद की प्रजातियों की बात करेंगे तो इलाहाबादी सफ़ेदा, लखनऊ 49, सरदार, अर्का, मृदुला, ललित, ठीक है, ललित इंपॉर्टेंट है, दूर्द, खाजा और चित्तदार, इलाहाबादी, सुरखा आदि जो है ये सब क्या है? अमरूद की जो है प्रमुख जो है प्रजातियां हैं, ठीक है। इसके बाद आंवला की बात करेंगे तो कंचन है, कृष्णा है, बनारसी, नरेंद्र 10 है, NA6 है, NA7 है आदि जो है क्या है? ये आंवला की क्या है? प्रमुख प्रजातियां हैं। तरबूज की प्रजातियों में शुगर बेबी और झुरका ज्योति, ठीक है। शुगर बेबी, झुरका ज्योति, ये 2 जो है तरबूज की प्रजातियां हैं। संतरा की प्रजातियों में नागपुरी, किन्नो, खादी आदि जो आती हैं संतरा की प्रजातियों में आती हैं। गेहूं की प्रजातियों की बात करेंगे तो सोनालिका, क्रांति, कल्याण सोना, ये इंपॉर्टेंट है। अर्जुन, कुंदन, अमर आदि जो है ये गेहूं की प्रजातियां होती हैं। चावल की प्रजातियों में जया है, पद्मा है, पंकज, बाला, रत्ना, हेमा, साबरमती, जमुना, करुणा, पूसा, सुगंधा 5, ये सब क्या हैं? ये चावल की प्रजातियां हैं। अब सिंचाई योजनाओं के प्रकार की बात करेंगे तो इसमें देखिए सिंचाई प्रणाली 3 प्रकार की होती है। एक होती है बड़ी सिंचाई प्रणाली, दूसरी होती है मध्यम सिंचाई परियोजना, और तीसरी होती है छोटी सिंचाई परियोजना। बड़ी सिंचाई परियोजना में बात करेंगे तो इसमें 10,000 हेक्टेयर से अधिक की कृषि भूमि की सिंचाई जहाँ पर होती है वहाँ क्या होती है? बड़ी सिंचाई परियोजना होती है। इसके बाद मध्यम सिंचाई परियोजना में जो है 2,000 हेक्टेयर से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक की भूमि इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। छोटी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कृषि सिंचाई जो भूमि होता है वो इसमें शामिल होता है। अब इसमें अगर हम देखें एक एक चीज़ें, ठीक है,
तो छोटी सिंचाई परियोजना की बात करें 2000 हेक्टेयर से लेकर 2000 हेक्टेयर से कम जो है करके इसमें सिंचाई होती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें अगर हम बात करते हैं और आगे 1 मिनट इसमें देख लेते हैं हम, हाँ ठीक है। तो अब लघु सिंचाई की बात करेंगे सबसे पहले। तो जो छोटी सिंचाई परियोजना है या लघु सिंचाई परियोजना है, तो इसमें जो है कुआं आता है। अगर उदाहरण की बात करें तो कुआं, तालाब और छोटी छोटी नहरों को इसमें शामिल किया जाता है। और इसके बाद अगर हम देखें मध्यम सिंचाई के अंतर्गत, तो इसमें छोटी नहरें आती हैं मध्यम सिंचाई के अंतर्गत, ठीक है। और बड़ी जो बृहद सिंचाई योजना या बड़ी सिंचाई योजना है, इसके अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी, बड़ी बड़ी जो नहरें होती हैं और बहुउद्देशीय योजनाएँ होती हैं उसको शामिल किया जाता है। तो ये चीज़ें हो गई। अब सिंचाई के प्रकार की बात करते हैं। सिंचाई के प्रकार की बात करेंगे तो इसमें देखिए कुआं और रेहत सिंचाई होता है, स्थानीय सिंचाई होता है, नहर सिंचाई है, तालाब सिंचाई है, ड्रिप सिंचाई है, फव्वारा सिंचाई है, सतही सिंचाई और बेसिन या द्रोणी सिंचाई है। इस तरीके से इतनी सिंचाई होती हैं। और इसमें से अगर हम देखेंगे तो ये दो ड्रिप और फव्वारा सिंचाई, इनको क्या कहा जाता है, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। ड्रिप और फव्वारा सिंचाई को क्या कहते हैं, सूक्ष्म प्रणाली के नाम से भी सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद आता है पशुपालन। तो इसमें 4 प्रमुख विभाग किए गए, ठीक है। 4 प्रमुख विभाग की बात करेंगे पशुपालन में। तो इसमें अगर हम देखें तो पहला है मतलब ध्यान दिया गया, ठीक है, 4 प्रमुख विभागों पर काम किए जा रहे हैं। इसमें पहला है पशु प्रजनन विभाग, पशु प्रबंधन विभाग, पशु पोषण विभाग और पशु स्वास्थ्य विभाग, ठीक है। मधुमक्खी पालन जो है ये एक कुटीर उद्योग के अंतर्गत इसको रखा गया है, ठीक है। मधुमक्खी पालन में शहद के अलावा मोम है, प्रोपलिक है, रॉयल जेली आदि इसमें प्राप्त किया जाता है। और मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो औद्योगिक फसलों में जो है परागण की पैदावार को भी बढ़ाती हैं, ठीक है। इसके बाद कुक्कुट पालन का आता है नंबर। तो कुक्कुट पालन की बात करें तो एक कृषि दर्जा इसको दिया गया है अभी हाल ही में यूपी सरकार द्वारा, ठीक है। कुक्कुट पालन को यूपी सरकार द्वारा कृषि का दर्जा प्रदान किया गया है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और इसमें अगर हम देखेंगे तो कुक्कुट पालन के क्षेत्र में उद्यमिता विकास के लिए 2013 में जो है राज्य सरकार ने कुक्कुट नीति की घोषणा की थी। कब किया था, 2013 में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद मत्स्य पालन है। मत्स्य पालन की बात करेंगे तो इसकी विभाग की स्थापना हुई थी 1966 में। मछुआ दुर्घटना बीमा योजना की बात करें तो 1985-86 में स्टार्ट किया गया। इसमें मृत्यु होने पर 1 लाख रुपये का मुआवजा और अपंगता की स्थिति में 50,000 रुपये का मुआवजा इसमें प्रदान किया जाता है, ठीक है। दुग्धशाला विकास परियोजना की स्थापना 1993-94 में लागू हुआ ये, और ये केंद्र सरकार की योजना है, ठीक है। महिला डेयरी योजना जो है 1996-97 में आया मतलब शुरुआत हुआ। और राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में किया गया। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जो है 1962 में इसको स्टार्ट किया गया, शुरुआत किया गया, विकास के लिए किया गया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर में स्थित दुग्धशाला जो है इसी विभाग के अधीन आता है, ठीक है। इसके बाद अब संस्थान कुछ प्रमुख हैं जो कि किससे संबंधित हैं, पशुओं से संबंधित जो संस्थान हैं उनके बारे में देखे थे। पहला है राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी अनुसंधान ब्यूरो यानी कि NBAGR, ये कहाँ पर है, तो हरियाणा में है और 1985 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पशुधन केंद्र ILCA, इसकी स्थापना को जो है 1974 में हुआ था। कहाँ पर, आदिस अबाबा, इथियोपिया में आदिस अबाबा एक शहर है, वहाँ पर जो इसकी स्थापना की गई, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पशुधन केंद्र अफ्रीका आगे लगा हुआ है इसमें, ठीक है, A फॉर अफ्रीका। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पशु रोग प्रयोगशाला एवं अनुसंधान संस्थान यानी कि ILRAD की स्थापना कब किया गया, 1973 में। और कहाँ पे, नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी में जो है इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट अब है राष्ट्रीय पोषण संस्थान NIN, और यह हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थापना किया गया था 1969 में, ठीक है। हैदराबाद आंध्र प्रदेश में इसकी स्थापना किया गया था 1969 में। इसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान, ये बीकानेर राजस्थान में स्थापना किया गया था 1984 में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो ये 1979 में इज्जत नगर बरेली में जो इसका स्थापना किया गया था। अब प्रमुख पशुओं की नस्लें की बात करेंगे तो भैंस की बात करेंगे तो मुर्रा भैंस इसकी नस्ल है, जाफराबादी है, नीली रावी है, भदावरी है, मेहसाना है, नागापुरी है, टोडा है और सूरती है, ये सारी भैंस की नस्लें हैं। भैंस की क्लोन कुछ बनाए गए उनकी बात करेंगे तो समरूपा है, गरिमा सेकंड, महिमा, लालिमा, स्वरूपा, हिसार गौरव और श्रेष्ठ आदि जो हैं ये क्लोन है भैंस की, ठीक है, जिनका नाम रखा गया। इसके बाद गाय में अगर हम देखेंगे तो पहला शाहीवाल है, दूसरा थार पारकर, ये इंपॉर्टेंट है, थार पारकर, मेवाती, मालवी, कांकरेज और गिर, ये सब गाय की नस्लें हैं, ठीक है, गाय की नस्लें हैं, ठीक है।
इसके बाद इसमें अगर हम देखेंगे तो सेब एक असत्य फल के अंतर्गत आता है, ये भी याद रखिएगा। तो ये था आज का ओवरऑल सेशन जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। और आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।